पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने कई सारे कूटनीतिक फैसले लिए। इसको कईयों ने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कहा पाकिस्तान के खिलाफ। मंशा ये कि पाकिस्तान को दिखाया जाए कि जो वो टेरर अटैक जम्मू कश्मीर में करा रहा है, जो एड और एबेट कर रहा है, जो आतंकी हमले हैं, अब भारत वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो पहला उसमें एक स्टेप था वो था डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडस वाटर ट्रीटी जो कि भारत ने सस्पेंड कर दी। और इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो जो पानी रोकने की बात है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को अभी खल रही है। एक के बाद एक वहां से जो है बयान आ रहे हैं। काफी एग्रेसिव पोस्चरिंग जो है पाकिस्तान ने की है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सेना के जो ऑफिसर हैं, जो टॉप रैंकिंग जनरल्स हैं, ऑपोजिशन पार्टीज हो, तो सभी जो हैं इस बात को लेके काफी तिलमिलाए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे कि IWT आखिर पाकिस्तान के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, और इसके तहत जो सारा पानी कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, किस पे पाकिस्तान का अधिकार है, किस पे हिंदुस्तान का अधिकार है। और खासकर अगर आप वेस्टर्न रिवर्स की बात करें, जिसमें सिंधु नदी है या फिर इंडस, चिनाब, जेहलम, जो कि जिसके पानी जो है ज्यादातर पाकिस्तान को उस पे जो है पूरा अधिकार है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वही ईस्टर्न रिवर्स की बात करें जिसमें रावी, सतलुज, ब्यास है, वो जो है भारत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी बात हो रही है चिनाब की, ये चिनाब और जेहलम की, और फिलहाल हम जेहलम के किनारे हैं। और जेहलम जो कि इनमें से सबसे बड़ी नदी आप इसको कह सकते हैं, इसका सोर्स जो है पीर पंचाल से आता है, वेरीनाग से आता है, और फिर दक्षिणी कश्मीर से होते हुए कई सारी ट्रिब्यूटरीज, जिसमें वैशु है, ब्रिंगी नाला है, और कई सारी ट्रिब्यूटरीज संगम बन के ये जो मेरे पीछे आप जेहलम देख रहे हैं, ये कई सारी ट्रिब्यूटरीज का मिला के पानी यहाँ से जो है नॉर्थ की तरफ जाता है। नॉर्थ जब हम कहते हैं शादीपुरा, जो इंडस है या फिर सिंधु नदी, जो कि किशन गंगा, और जो किशन गंगा इधर से कहते हैं, नीलम उस तरफ से कहते हैं, वो बहते हुए आती है। और उस पे किशन गंगा प्रोजेक्ट भी गुरेज में भारत ने बनाया है। आगे वुल्लर बराज जो कि मंशा थी भारत की, वो बनाए 2012 में, उसका काम रुका क्योंकि इसी वजह से जो है 10 से 12 उन दिनों गनमैन आए, उन्होंने वुल्लर बराज के बाद जो है काम रोका, वहां कुछ ब्लास्ट भी किए, और उसके बाद वो काम जो है डिरेल हो गया। लेकिन आज हम बात करेंगे चिनाब की, और ओवरऑल कैसे जो भारत चाहता है कि पानी के जरिए पाकिस्तान को अंडर प्रेशर किया जाए और फोर्स किया जाए कि जो उसकी एक पॉलिसी रही है कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स की, छोटे छोटे कट से इंडिया को जो है खिलाफ काम करते रहे, और उसमें सबसे बड़ा जो मिलिटेंसी या टेररिज्म की बात करें उसको बढ़ावा देना। हमारे साथ हैं एजाज रसूल साहब, जो कि इन सारे मुद्दों पे एक्सपर्टीज जो है उनकी है। पूरी जिंदगी इन्होंने जो है, अगर इनकी सर्विस लाइफ की बात करें तो यही जो पानी की बात करें, PHE हो या इरिगेशन हो, या फिर जो अलग अलग रिवर्स हैं, उनका जो पानी कहाँ से आता है, कैसे उसकी जो मैनेजमेंट है वो देखी है। और आज भी ये उन्हीं चीज़ों में लगे हैं जिसमें खासकर जो वाटर कंजर्वेशन है, या फिर जो पोल्यूशन को कैसे रोकना है, पानी को कैसे बचाना है, और जो वेटलैंड्स हैं उन पे भी इन्होंने काफ़ी काम किया है। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, हमसे बात की, आज तक से बात की। तो पहले आपसे जानना चाहेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, कि आज तो छाई हुई है ये बात कि भारत IWT के जरिए पाकिस्तान प्रेशर डालना चाहता है, ये भी सस्पेंड भी कर दिया है। तो थोड़ा बताइए, जो खासकर जेहलम की हम बात करेंगे, या फिर जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, सिंधु है, चिनाब है, कहाँ का ओरिजिन है, कहाँ जाता है, और कौन सी मेन इनमें ट्रिब्यूटरीज हैं? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये 1960 के अंदर दो मुल्कों के बीच में यूनाइटेड नेशन की वसासत से आर्बिट्रेट करके लागू की गई। और दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और अयूब खान वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इस पर सिग्नेचर्स किए थे। और मकसद इसका ये था कि जितना भी पानी हमारा इस वैली में आता है, जेहलम बेसिन में या चिनाब बेसिन में या इंडस का जितना भी पानी आता है, इसको
प्रॉपर तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ज़रूरत के मुताबिक दोनों कंट्रीज आपस में करें, बांटें इसको इस तरीके से कि उनकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी हों। उस वक्त इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ज़्यादा जोर जो था वो इरिगेशन वाटर्स के ऊपर था। आपाशी जो थी वो दोनों मुल्कों में ज़्यादा अहमियत की थी पानी के लिहाज से, और इतने कोई डैम्स वगैरह नहीं थे जैसे तरबेला और मंगला उनके बाद में बने हैं वो सारे, और यहाँ भी इतने जो हमारे पावर हाउस नहीं थे, ना कोई स्टोरेज स्कीम हमारी यहाँ थी। तो इन दो के लिए ये आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हो गया ये भी सारे, और ये बढ़ता गया। तो इसी इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इसके दो कंपोनेंट बनते हैं। एक तो नेचुरल वाटर्स हैं, और नेचुरल वाटर्स वो हैं जो कि स्नो मेल्ट से या बारिशों की वजह से या ग्लेशियर्स के मेल्ट थॉइंग की वजह से इन नालों में आते हैं और कंट्रीब्यूट होते हैं। वो तो एक नेचुरल एक्टिविटी है, और उस नेचुरल एक्टिविटी जो है वो, क्योंकि हम अपस्ट्रीम पे हैं, हम ऊंचाई पर हैं, ये जब नीचे जाता है तो हम लोगों को इसके ऊपर कोई स्टोरेज करने का अधिकार नहीं दिया गया इंडस वाटर ट्रीटी में। और लेकिन पाकिस्तान को अक्रॉस उनको पूरा हक है इसके ऊपर। सबसे ज़्यादा 133 मिलियन एकड़ फीट पर ईयर जो है पानी, इसका जो अंदाज़ा लगाया गया है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, और हमको उसमें से बहुत थोड़ा सा दिया गया है मिनी स्कूल 3.86, जो हमारे चनाब बेसिन या जेहलम बेसिन, लद्दाख बेसिन, इन सब से हम जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस वक्त ट्रीटी के तहत। उसकी वजह से हमारे यहाँ अगर आप देखोगे तो इरिगेशन जो है, जितना हमारा पोटेंशियल इरिगेशन का है उतना डेवलप हो नहीं पाया अभी तक। तो इरिगेशन की डिमांड अभी भी पूरी नहीं हो सकती। आप ये कह रहे हैं कि काफी उस वजह से खासकर कश्मीर को नुकसान हुआ? खासकर कश्मीर को नुकसान हुआ। और इसी तरह हमारे जो यहाँ पावर हाउस बने वो सब रन ऑफ द रिवर बने, यानी जितना पानी अवेलेबल है उसमें सिर्फ चनाब में हमको इजाज़त दी गई कि चनाब में हमारा इसमें से एक रेगुलेटेड पोर्शन दिया गया जिसको कि हम चनाब में पखुलडल या बागलियार या आपका स्वालकोट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल करके और बिजली फराहम करें, और बाद में उसके टेल रेस भी सब इसी में बहकर और पाकिस्तान ही जाते हैं। तो इस वक्त जो ये वेस्टर्न रिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ईस्टर्न रिवर्स जो हैं उसमें तो ऑलरेडी ज़्यादा अपोर्शनिंग की गई है, इंडिया को दिया गया है। सम पोर्शन ऑफ इट हैज़ बीन गिवन टू इंडिया, 33 मिलियन एकड़ फीट ऑफ स्टोरेज, जिसमें कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं इरिगेशन या पावर हाउस वगैरह के लिए। तो वो इंडिया कर रहा है, अभी भी इंडिया पूरी यूटिलाइजेशन उसकी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज का उनके पास अभी नहीं है। अब ये जो इस वक्त इंडस वाटर ट्रीटी की बात हुई कि साहब हम इसको अबेंस में रखते हैं, तो ये एक बायलैटरल ट्रीटी है जो कि दो मुल्कों के बीच में की गई है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और इसमें अगर एक फरीक इसमें से ऐसा करता है तो दूसरे फरीक को भी चांस मिलता है उस पर रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑलरेडी दो एब्रेशंस हमारे अपने वक्त में हिस्टोरिकल वही मैं आपसे पूछने वाला था, जो वुलर बराज है या फिर जो किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट है जो सिंधु नदी गुरेज से आती है, जिसको आप पाकिस्तान वाले नीलम कहते हैं, तो किशनगंगा पे प्रोजेक्ट बना, वुलर बराज बनाने की कोशिश की गई, यानी कि वुलर पे पानी को रोकने की जो एक लेमैन लैंग्वेज में कोशिश की गई। लेकिन 2012 में उसमें भी जो है एक किस्म से अटैक हुआ, 10-12 गनमैन आए थे और उसको रोका गया उस काम को, और तब से वो डिरेल्ड ही है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखें, उसमें जो वुलर बराज का प्रोजेक्ट बनाया गया था, एक्चुअली वो इस वास्ते बनाया गया था कि जो हमारा पावर हाउस का सिस्टम है बिलो बारामूला, उड़ी में जो हमारे उड़ी स्टेज 1, उड़ी स्टेज 2, महुरा और वो पावर हाउसेस हैं, उनकी जो जनरेशन है पावर की वो पूरी हो, और वो 500 मेगावाट की जो उनकी कैपेसिटी है वो तभी होगी जब हमारे पास स्टोरेज अवेलेबल है जिसमें हम पानी जमा करें, और लीन पीरियड में जब स्टोरेज में से पानी लेकर और वो सारा हम वहाँ उसको यूज़ करें और वो यूटिलाइज करें पावर जनरेशन में। लेकिन जो ही वुलर तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट के नाम से जो वुलर बराज का प्रोजेक्ट बनाया गया और उस पर काम शुरू हुआ, तो उसके 1 साल के दौरान ही उसमें ऑब्जेक्शन शुरू हो गई, और वो जो हमारे इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं ओसला के, और उसमें जाके उसमें उन्होंने पिटीशन कर दी कि साहब ये स्टोरेज जो है ये ज़्यादा है, इंडस वाटर ट्रीटी की स्टोरेज जितनी करनी है उससे ज़्यादा है, तो ये नहीं कर सकते। तो वो ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन उसमें हम लोग जो है आर्बिट्रेशन में गए, और आर्बिट्रेशन में ये सोचा कि प्रोजेक्ट बने, उसके बाद जो भी इसका फैसला होगा वो करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप उठा के मिलिटेंसी रिलेटेड ऑपरेशन करके थवाट कर दिया वो सारा प्रोजेक्ट, वो बन नहीं पाया सारा।
उसके बाद फिर इरिगेशन वालों ने कुछ थोड़ा बहुत अपना फ्लड प्रोटेक्शन बैंक्स बना के और थोड़ा उसमें बनाना शुरू किया, थोड़ी सी स्टोरेज करें, लेकिन वो काम नहीं वो भी काम नहीं हुआ, नहीं हो पाया पूरा, वो चीज़ नहीं हो पाई जिसके लिए हमको ज़रूरत थी। इसी तरह जो किशन गंगा नाला है जो कि गुरेज में आता है, तो किशन गंगा नाले में जो सिंधु नदी का नाला है, हाँ जी, उसको उसमें वहाँ एक डैम बनाया गया गुरेज में, और उसका पावर हाउस बना के जो उसकी टेल रेस टनल से पानी लाया, पावर हाउस अथूटम में बना, तो ये अक्रॉस द डिवाइड आया पानी। तो अक्रॉस द डिवाइड आके इसका जो टेल रेस था वो अब वुलर में, बजाय कि वो नीलम की नदी में उनके जाता, वो वुलर में आ गया। तो उस पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन की कि साहब आपने डिवाइड के अक्रॉस पानी ले गए हैं, इससे हमारे राइपेरियन राइट्स यहाँ के जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। तो अगेन वो केस भी जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ हेग और ओस्लो में उसकी एजुकेशन अभी वो भी केस अभी वो चल हाँ, अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन जो पावर हाउस हमारा था वो इसका जो किशन गंगा का है वो जनरेट कर रहा है और उसकी टेल रेस का पानी वुलर के अंदर आ रहा है। तो ये हमारा सिस्टम है सारा, और यही पानी सारा मिलके यहाँ तो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्लगिश फ्लो है झेलम का, क्योंकि हमारी कप शेप एग्जैक्टली वही मैं पूछना चाहता था। ये जो झेलम है आप कह रहे हैं यहाँ से डाउन स्ट्रीम है और आगे जो सिंधु नदी है उसके पानी के साथ शादीपुरा में मिलता है, तो फिर उसके बाद आगे ये पाकिस्तान में कहाँ एंटर होता है और वहाँ कहाँ कहाँ जाता है? जी देखें, यहाँ तो पहले हमारी जो वैली यहाँ की है, जहाँ से वेरीनाग से आपने जैसे बताया पानी आता है पीर पंचाल रेंज की तमाम दरियाओं का और कैचमेंट का, और वो झेलम में आता है, और फिर झेलम के साथ और नदियाँ जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट एंड राइट साइड की वो सब मिलती हैं। हाई आल्टीट्यूड लेक्स जो हमारी हैं, कौसरनाग और लिदर की और कोल्हाई ग्लेशियर वगैरह, इनका सबका पानी इसमें आके समाता है, और ये फिर नीचे आके जिसको यहाँ से बहता है तो आगे जाके शादीपुरा में सिंध नाला जो है वो इसके साथ मर्ज करता है, और ये मर्ज किया हुआ पानी जो है ये आगे अशम हाकबारा से होकर और बानियारी में जाके ये वुलर लेक के अंदर दाखिल होता है। और वुलर लेक जो है वो एक एब्जॉर्प्शन बेसिन है एट द हेड ऑफ द रिवर, और उसमें एक कैपेसिटी थी कि ये पानी उसके अंदर समाए। लेकिन 2014 के फ्लड से पहले भी हमने जब वहाँ वुलर का प्रोजेक्ट बनाया तो हमने ये देखा कि अब 30% उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी थी, स्टोरेज करने की कैपेसिटी थी, वो 30 साल में हम लूज कर बैठे हैं सिल्टेशन की वजह से। जो कैचमेंट से सिल्ट आती है वो रिवर को भी सिल्ट करती है। आप कह रहे हैं वुलर जो आउट ऑफ 100 सिर्फ 70% स्टोरेज है, 30% बिल्कुल, और वुलर में क्योंकि 30% लॉस है तो वहाँ अब ये ना वो एब्जॉर्प्शन बेसिन रही, ना उसमें इतना पानी हम समा सकते हैं। उसमें कुछ ड्रजिंग के काम वुलर प्रोजेक्ट के तहत किए गए, 2007 से वो शुरू हुए थे, लेकिन अभी भी वो पूरे मुकम्मल नहीं हुए, और कोई हमने उसका ऐसा नहीं देखा अंदिया कि जिससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि ये स्टोरेज हमने रिकवर की है जो उसका मकसद था। और उसमें जो 2014 का फ्लड आया जिसमें कि गांव बह गए, कल्वर्ट्स बह गए, ब्रिज बह गए, वो सारा मलबा भी उसी में है। तो उसके बाद वो पानी फिर कहाँ जाता है? वो पानी उसके बाद फिर बारामूला से होते हुए, यहाँ की तो बिल्कुल फ्लैट टेरेन है, 1 in 1000, 1 in 1200, उसके बाद सोपोर से ये जो है इसकी स्टीपनेस जो है वो भरनी शुरू हो जाती है। और जब आप खादन यार में जाते हैं बारामूला उड़ी के पास, तो वहाँ से ये रैपिड्स में चला जाता है, बिल्कुल पथरीला एक नाला पीओके में रैपिड्स में चला जाता है, और वहाँ फिर उनका एक पूरा सिस्टम है, तरबेला डैम है, मंगला डैम है, जहाँ इसका पानी को स्टोर किया जाता है। अब हमारा जो ये नेचुरल वाटर है वो तो सारा पाकिस्तान को मैक्सिमम जाता है, हमको रेगुलेशन का बहुत कम दिया गया है, वो उन डैम्स को वहाँ फीड करता है। और अनरेगुलेटेड फ्लो जो हमारा बाकी है जिसमें कि हम यूज़ करते हैं चनाब वगैरह का, उसके टेल रेसेस भी वहीं जाते हैं, और सतलुज ब्यास रावी तो ऑलरेडी वहाँ से है, वो भी उनका हम थोड़ा सा उसको यूटिलाइज करते हैं। इंडिया भी पूरा कह रहे हैं मैक्सिमम एडवांटेज अगर आप आउट ऑफ 100 ले लें इन 6 दरियाओं की, चाहे वेस्टर्न या ईस्टर्न, तो कितना इंडिया को फायदा है, कितना पाकिस्तान को मैक्सिमम फायदा है? हमारा तो बिल्कुल बहुत कम है। 70%, 80%? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक अबाउट 85% तो उन्हीं को सारा जाता है, और हमारा बिल्कुल कम है उसमें से। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि साहब ये जो ट्रीटी है इससे हमारे कश्मीर रीजन में, लद्दाख की यूटी और कश्मीर की, जम्मू कश्मीर यूटी में इसका सबसे ज़्यादा असर जो है चनाब वगैरह में हम पर पड़ा है, क्योंकि हम स्टोरेजेस नहीं कर पाए, और ना हमारे पास इसको वुलर में इतना कैपेसिटी है कि हम वहाँ कुछ स्टोरेज कर पाएँ। अब अगर हम कहते हैं कि साहब इसको एग्जैक्टली मेरा वही सवाल अब आपसे होगा कि फॉर एग्जांपल जो भारत कह रहा है इस वक्त कि हम पानी रोकेंगे, एज एन एक्सपर्ट हम प्योरली टेक्निकलिटीज की बात कर रहे हैं क्योंकि आपको ग्राउंड सिचुएशन पता है, ऐसा हो सकता है पानी अगर रुकना है कैसे रुकेगा, और अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो कितना टाइम उसमें लगेगा, कितना पैसा लगेगा, और सबसे ज्यादा इन सारे रिवर्स में से कौन सा फिजिबल है जहां ऐसा कुछ हो सकता है?
देखिए, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा। जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स हैं, उसमें चनाब में अगर आप देखेंगे तो बागलियार ले लीजिए, पकुलडल ले लीजिए, स्वालकोट ले लीजिए, एडवांस स्टेजेस में हैं। वहाँ तो हमारे पास स्टोरेजेस करने की इजाज़त है, लेकिन रेगुलेटेड स्टोरेजेस करते थे। लेकिन अगर अबेंस में ट्रीटी गई और ट्रीटी का कोई हमने नहीं किया और हमने इस ट्रीटी को वायलेट करना शुरू किया, तो हम वहाँ अपनी स्टोरेजेस बढ़ा सकते हैं। उससे पाकिस्तान को असर पड़ेगा सोइंग सीजन में, जबकि पानी इतना उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है और इतना अवेलेबल नहीं होता है। तो जो हमारी रेगुलेशन के तहत ये ट्रीटी में बताया गया कि कितना हमने छोड़ना है, वो हम ना छोड़ें, रोक दें, उसको तो हम रोक सकते हैं और उससे उनके एग्रीकल्चर पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। तो उसको रोकना रियलिस्टिक है, कैसे रुक सकेगा? नहीं, अब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी हो उसको रोकना, तो वो रोकेंगे। जिस हद तक उनके पास स्टोरेजेस हैं उसको रोकेंगे। तो आप कह रहे हैं चिनाब पे सबसे ज्यादा पॉसिबल है? जी, स्पीड अप करेंगे, उन सारे स्टोरेजेस प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ स्टोरेजेस बनाने के अंदर, और उसकी वजह से क्रिएट हो सकती है प्रॉब्लम सोइंग सीजन में, जब पानी की कमी होती है। तो इंडस और अगर हम झेलम की बात करें, इंडस और झेलम में क्योंकि पूरा तो उन्हीं के पास जाता है, अभी भी यहाँ हमारे पास स्टोरेज का कोई साधन है नहीं। लेकिन यहाँ अगर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनको काफ़ी टाइम लगेगा बनाने के लिए, क्योंकि एक तो हमने पहले देखना है कि कहाँ बनाएं, किस तरह बनाएं और कितना स्टोरेज कर सकें। तो जो हमारे पास नेचुरल टेरेन्स हैं यहाँ, उसमें तो हम देखेंगे कि ख़ास इसमें इतना हो नहीं सकता। लेकिन एक प्रोजेक्ट है जिस पर कि गवर्नमेंट काम कर रही है, जिसको फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट ऑफ रिवर झेलम फेज़ 2 कहते हैं। वो एक इब्तिसा की फर्म है जिसको दिया गया है 20 ईयर्स विजन प्लान फ्लड रिकवरी के हिसाब से। उसमें उन्होंने सारे झेलम, इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसके कैचमेंट और इसका सारा मुआयना लेके उन्होंने बताना है कि हम इसके कैचमेंट में किस किस जगह पर थोड़ी छोटी स्टोरेजेस कर सकें, जो हम जिसका ड्रॉट हो और पानी की कमी हो तो वहाँ से पानी रिलीज किया जाए। और वो एक प्रिलूड बनेगा वाटर पॉलिसी ऑफ J&K के वास्ते। उस प्रिलूड के हिसाब से जो वाटर पॉलिसी डिवाइस होगी, उसी पे जो ऑप्टिमम यूज ऑफ वाटर है वो रिडिफाइन हो जाएगा। अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो एबेंस में रहती है तो वो भी एबेंस में रहेगा। सारा पानी फिर उतना वहाँ नहीं जाएगा, कुछ पानी पे ज़रूर असर वहाँ पड़ेगा, खास करके जिसके लीन पीरियड्स हैं उसका तुमको एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी उस पर प्रेशर पड़ सकता है। लेकिन आप कह रहे हैं झेलम में वो करना जो है काफी लंबा उसमें टाइम। अभी तो हमारे पास कोई झेलम पे स्टोरेज, ना लद्दाख में ना झेलम में, इस यूटी में स्टोरेज साइट्स नहीं है। लेकिन अगर मतलब काफी सीरियसली भी गवर्नमेंट सोचेगी इस पे, तो 20-30 साल से कम इसमें काम नहीं। जरूर है। देखें, अब रिजर्वर्स बनाने हैं, अब छोटे छोटे रिजर्वर्स भी अगर बनाए जाएं तो 10-15 साल से तो काम वो बनेंगे नहीं, जो भी वो स्पेन की कंपनी जो है जिसपे वो काम कर रही है और बता रही है। और उसके बाद फिर झेलम का जो फ्लो का पैटर्न है उसको भी ठीक करना है, झेलम में भी फ्लो रेस्टोर करना है, ये स्लगिश फ्लो नहीं रखना है। अभी कल जो है पाकिस्तान पीओके में उन्होंने एलेज किया कि इंडिया ने जो है झेलम का जो पानी चकोटी की तरफ मतलब ज्यादा छोड़ दिया, उनको इंटिमेट किया बगैर। तो उन्होंने कहा उससे जो है फ्लड लाइक सिचुएशन हुई, इमरजेंसी हो गई मुजफ्फराबाद आसपास। ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि इस वक्त तो हमारे मैक्सिमम फ्लोज हैं, स्नो मेल्ट हुआ है, प्रेसिपिटेशन हुई है, बारिशें हुई हैं। रिवर झेलम में काफ़ी पानी आया है पिछले दिनों में, अगर आपने देखा होगा। और उड़ी का जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट उड़ी 2 जिसको हम कहते हैं, वहाँ अंडरग्राउंड पेन स्टॉक है, जो कि टेल रेस में जो पावर हाउस बनने के पावर के बाद जो पानी निकलता है और जिसको हम डिस्चार्ज करते थे, रेगुलेटेड हिसाब में वो डिस्चार्ज होता है वहाँ से चकोटी की तरफ। अगर अब उसको रेगुलेटेड हिसाब से ना रिलीज किया जाए और जितनी भी 4 टैंक्स वगैरह से एकदम उसको एम्प्टी किया जाए, उससे वहाँ फ्लड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी, मतलब वो मैनेजिबिलिटी है, टेक्निकली इट इज पॉसिबल। तो लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन, जो आप लाइब्रेरियन है, बिकॉज मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा। एक पाकिस्तान जो एक दावा कर रहा है कि हम तो लोअर लाइब्रेरियन है, तो ऑब्वियसली हम इंडिया पे डिपेंड, लेकिन इंडिया कहीं चाइना पे डिपेंड है। तो अगर हम जानते हैं चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन, चाइना की इन्वेस्टमेंट सीपेक के तहत जो पीओके में हो रही है, उनके इंटरेस्ट हैं, दोस्ती तो बाद में, लेकिन पहले अपने इंटरेस्ट चाइना सेफगार्ड हमेशा करता है। तो क्या ऐसा कल को सिचुएशन बन सकती है कि अगर इंडिया ऐसा करता है तो चाइना फिर जो है वहां ब्रह्मपुत्रा या उस तरफ से? बिल्कुल, देखिए, चाइना जो है वो अब एक थर्ड पार्टी बन गया है जहां तक के वाटर का यूज की ताल्लुक है। सीपैक के अंदर उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं और उसमें काफ़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। उनके इंजीनियर्स वहाँ काम करते हैं, उनकी फोर्सेस तक हमको बताया गया कि वो उसकी निगरानी करती हैं उन प्रोजेक्ट्स की। और चाइना किसी भी सूरत में
उसके ऊपर कोई मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उनके अरबों खरबों रुपए उस पर लगे हुए हैं। वो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बल्कि उन्होंने तो इंडिया को भी रिक्वेस्ट की थी कि आप भी इसमें सी पैक में हमारे पार्टनर बन जाइए, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने वैसा अभी कुछ नहीं किया। तो इसलिए वो एक थर्ड डायमेंशन है जिसको पॉलिटिकली गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, और अगर ऐसी कोई बात होती है वर्स टू वर्स, तो वो भी फिर रिटेलिएटरी एक्शन क्या कर सकते हैं? ब्रह्मपुत्रा में वो कर सकते हैं, उस तरफ आसाम वगैरह की तरफ उसको कर सकते हैं डाइवर्ट। और उन्होंने की अब बहुत बड़ी उनके डैम्स बने हैं जिसमें कि स्टोरेज कैपेसिटी है, तो वो ये सारा पानी उसमें समा सकते हैं। यहाँ फिर पानी आना उस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में कम हो जाएगा, रोक भी सकते हैं। तो अल्लाह करे ऐसी नौबत ना हो और इतना ज्यादा ये मामला बढ़े। ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है वे इन करनी पड़ेगी। देखें ना, अब जो छोटी छोटी बातें एब्रेशंस होती थी, तो इंडस वाटर ट्रीटी में ये भी था कि साहब दोनों मुल्क बैठ के आपस में इसका हल तलाश करेंगे और बातचीत के जरिए उसको रिजॉल्व करेंगे। अब एबेंस में अगर है ट्रीटी, तो वो हल तो नहीं होगा किसी भी मसले का। और जितने भी मसले हैं, जैसे छोटे छोटे मसले भी होते हैं, राइपेरियन राइट्स के, इरीगेशन के, बाकी पावर के, ड्रिंकिंग वाटर के, अगर वो बढ़ते गए और एक्यूमुलेट होते गए अनरिजॉल्व, क्योंकि अबेंस में है, आप किसी रिजॉल्व तो करेंगे नहीं, तो वो एक बहुत बड़ा एक तूफान बन सकता है कल को, और उसकी जो रेमिफिकेशंस होंगी वो काफ़ी ख़राब हो सकती है। जी, थैंक यू सो मच सर, ये बहुत डिटेल में था। मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने इतने डिटेल में जो है इतनी आसानी से ये समझा है, क्योंकि टेक्निकलिटीज इतनी है कि आम जो जनता है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है इसके बाद मुश्किल नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे एजाज रसूल साहब, जिन्होंने बहुत जो है लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया कि क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, कौन सा पानी कहाँ से आता है। और अगर आप जो इंडस वाटर ट्रीटी एबेंस में रखी, यानी कि सस्पेंड किया भारत ने, तो जो अगला स्टेप है कि पानी कैसे रोक सकते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने जो रियलिटी है, मतलब कि ग्राउंड पे क्या हो सकता है, क्या सिर्फ बातें हो सकती हैं, या फिर ग्राउंड पे जो हो सकता है उसके बारे में बताया कि जो चिनाब है रिवर, जो कश्तवाड़ और जम्मू के कुछ हिस्सों से पाकिस्तान की तरफ जाता है, उसमें पॉसिबिलिटी है भारत को स्टोरेजेस बनाने की। ऑलरेडी उसमें एक उनको अलाउ भी है IWT के तहत, लेकिन अगर उनको प्रेशराइज करना है पाकिस्तान को, तो वो एक ऐसी नदी है जहां बहुत जल्दी बाकियों से थोड़ा जल्दी स्टोरेज फैसिलिटीज़, चाहे डैम्स हो, रिजर्वायर्स हैं, वो बन सकते हैं। लेकिन झेलम की बात करें तो वहाँ थोड़ा मुश्किल है, उसमें सालों साल लग जाएंगे, पूरा प्लान आपको करना है। और अगर सिंधु नदी की बात करें तो वो भी जो है ऑलरेडी किशन गंगा और जो वुलर बराज है वहाँ कोशिश हुई है, लेकिन वो नदी भी जो है अल्टीमेटली झेलम में ही मर्ज हो जाती है। तो ये सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन अगर चिनाब में कुछ ऐसा होता है तो रियलिस्टिकली भारत तो उस बारे में सोच सकता है और पाकिस्तान पे प्रेशर डाल सकता है। लेकिन वहीं दूसरा इसका जो एंगल है वो है चाइना, जो कि अपर लाइब्रेरियन जो है स्टेट है, और वो भी जो है भारत का पानी नॉर्थ ईस्ट में जो है कंट्रोल करती है। तो अगर पाकिस्तान वो लीवरेज इस्तेमाल करता है तो वहाँ से चाइना जो है पानी बंद कर सकते हैं। और हम जानते हैं चाइना के पास कैपेबिलिटी है, उनके पास स्टोरेज स्पेस है, और उन्होंने ऐसा दिखाया भी है दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर बना के। तो ये सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ भी हैं। जो दिख रहा है उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, चाहे आप चिनाब की बात करें, सिंधु नदी की बात करें, या झेलम की बात करें, उसमें से अगर कोई नदी है जिसमें भारत कुछ कर सकता है, जो अभी सोच बन रही है वो है चिनाब, जहां ऑलरेडी स्टोरेज स्पेसेस बनी हैं कुछ पावर प्रोजेक्ट्स की, उधर जो है प्रेशराइज कर सकता है। वहाँ रियलिस्टिकली कुछ आगे बहुत जल्दी बन सकता है। लेकिन बाकी नदियों की बात करें तो फिलहाल वो मुश्किल है, वो एक बहुत लंबा प्लान है। कैंपस से मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।